हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में मैंने आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, अमाइलोपेक्टिन का भी उसी तरीके से स्ट्रक्चर होता है। आपका स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आज की इस वीडियो में आगे टॉपिक को ले जाते हुए मैं आपको सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन के बारे में बताऊंगा। बिकॉज हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस होता है कि जो सेल्यूलोज होता है ये प्लांट में प्रेजेंट होता है। जितने भी प्लांट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, कंस्टिट्यूएंट मतलब होता है पार्ट। सेल्यूलोज जो है वो मेन पार्ट होता है किसका, सेल वॉल का। प्लांट की सेल वॉल जो होती है उसका मेन पार्ट क्या होता है, सेल्यूलोज, जो कि किससे बना होता है, किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। थर्ड थिंग कि ये नॉन रिड्यूसिंग होता है नेचर में। नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही बताती हूँ कि ये नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आप समझे कि सेल्यूलोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। जैसे कि सेल्यूलोज प्लांट में प्रेजेंट होता है वैसे ही ग्लाइकोजन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। अब एनिमल्स में तो ह्यूमन भी आते हैं लेकिन ग्लाइकोजन ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता है। बिकॉज ह्यूमन में नहीं होता, ये किस में होता है, ये एनिमल्स में होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मीन्स ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है किससे, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से। थर्ड थिंग क्या है, एमाइलोपेक्टिन। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, एग्जाम्पल मार्क करेंगे इसे। ग्लाइकोजन का एग्जाम्पल सच एज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन वैसे तो मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं किया है एमाइलोपेक्टिन का, लेकिन आप समझ सकते हैं इसमें क्या होता है कि C1 से C4 तक अल्फा डी ग्लूकोज की चेन होती है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से सारे अटैच होते हैं और C4 के बाद उसमें ब्रांचिंग हो जाती है। मीन्स क्या है, इसमें हाई ब्रांचिंग होती है। एमाइलोपेक्टिन में होता है, इसमें वही है ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और अल्फा डी ग्लूकोज कैसे ज्वाइन होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन का एमाइलोपेक्टिन। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं जो फेलिन और टॉलिन सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। फेलिन और टॉलिन ये दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं जो हम एल्डिहाइड को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। जो भी कंपाउंड फेलिन और टॉलिन सॉल्यूशन इस टेस्ट को पास करता है उसे हम एल्डिहाइड का नाम देते हैं। लेकिन रिड्यूसिंग शुगर क्या करता है, रिड्यूस करता है। मीन्स ये फेलिन और टॉलिन सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, इसलिए मैं इसे रिड्यूसिंग शुगर या फिर इसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग इसका अपोजिट, ये फेलिन और टॉलिन सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है लेकिन नॉन रिड्यूसिंग नहीं करता रिड्यूस, मतलब वो फेलिन और टॉलिन सॉल्यूशन इस टेस्ट को पास नहीं करता। नेक्स्ट थिंग, रिड्यूसिंग शुगर में आपके आते हैं जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं। मोनो मतलब सिंगल होता है और सैकेराइड का मतलब शुगर होता है। मीन्स जो एक यूनिट की शुगर होती है, उसे एक यूनिट का जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर आप कह सकते हो वो सभी इसमें आते हैं। इंक्लूडिंग डायसैकेराइड्स भी आता है इसमें, कि डायसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज। आप सुक्रोज को भी कह सकते थे लेकिन सुक्रोज इसमें नहीं आता। सुक्रोज किस में आता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आ जाता है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल में पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मतलब जिसकी यूनिट 10 से ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर मैं पॉली का मतलब मैनी मोर देन नंबर बोलूँगी तो इसमें क्या होगा, 2 से 10 तक आपका ऑली वो होता है, ग्रेटर देन 10 वाला आपका पॉलीसैकेराइड होता है। तो पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में होता है, मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और इसमें सुक्रोज भी है क्योंकि सुक्रोज इसमें नहीं था तो उसमें ऐड कर देंगे। तो ये टॉपिक रिड्यूसिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोटीन। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, उन सब में पढ़ा, वैसे ही हमारा टोटली डिफरेंट है ये प्रोटीन, लेकिन कुछ मतलब सेम भी है इसमें। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। पॉलीमर आपको पता होगा, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी जिसमें मैनी चेन बनती है किसकी, अल्फा अमीनो एसिड की, उसे हम कहते हैं प्रोटीन, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। आपने 10th में पढ़ा होगा कि प्रोटीन का जो अब्जॉर्ब फॉर्म होता है वो अमीनो एसिड होता है, तो यहाँ पर इसका नाम हम अल्फा अमीनो एसिड से देंगे।
अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें क्या है कि आपके पास एक साइड होगा बेस जो कि NH2 ही होगा हमेशा, एक साइड आपका होगा एसिड, और ये होगी आपकी R की कोई भी चेन, जिसे आप R की जगह पे, मैंने R इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पर कोई भी चेन हो सकती है, R की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने ग्लूकोज में किया था, हमने उसको DOL नाम दिया था, किसके बेसिस पे? हमने कोई भी एक कंपाउंड मतलब एक मॉलिक्यूल लिया था जिसके बेसिस पर, जिसकी पोजीशन के बेसिस पर मैंने ग्लूकोज का नाम बताया था। जैसे कि OH है, OH था उसमें, OH जब राइट पे था तो मैंने कहा डी ग्लूकोज, और जब वो लेफ्ट पे था तो मैंने बोला एल ग्लूकोज। वैसे ही इसमें भी हम कोई एक मॉलिक्यूल लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये NH2 ग्रुप लिया जो कि इससे अटैच है, वैसे हम इसमें जैसे हमने OH लिया था, जैसे मैं उसमें वैसे ही मैंने NH2 मॉलिक्यूल ले लिया है। NH2 मॉलिक्यूल किस साइड प्रेजेंट है? ये क्योंकि आपके हैंड के लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, इसलिए मैं इसको L से नोटेशन दूंगी, L अल्फा एमिनो एसिड। वैसे ही अगर ये NH2 यहाँ आ जाए, मीन्स अगर ये कुछ इस तरीके से लिखा जाए, तो ये कौन सी साइड हो गया? राइट साइड। तो मैं इसे क्या लिखूंगी? डी अल्फा एमिनो एसिड, मीन्स डी आ जाएगा बस। तो ये था क्या आपका प्रोटीन। अब ये अगर मान लीजिए कि R की जगह पर, बिकॉज ये वाला पार्ट हमारा सेम रहेगा और ये सब तो मतलब इसकी पोजीशन चेंज करके मैंने आपको दिखाया है। अब ये देखें कि जो जितने भी प्रोटीन होते हैं उसमें ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सेम होता है। ये R तो वेरिंग है, वेरिएबल टाइप है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो R की जगह पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ R की जगह पे H हो गया, मीन्स अगर ये कुछ इस तरीके से लिखूँ मैं, R की जगह पे तो H भी हो सकता है, R तो एल्काइल कोई भी चेन, तो मैंने H लिख दिया। तो ये आपके पास क्या बन जाता है? ग्लाइसिन का एग्जाम्पल है ये। और ये इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जितने भी अल्फा एमिनो एसिड होते हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अब ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव के बारे में आपको पता ही होगा। ये इनएक्टिव क्यों है? एक्टिव वो ग्रुप होता है जिसके कार्बन, जैसे ही कार्बन है तो कार्बन की चारों वैलेंसी अगर डिफरेंट है तो वो क्या होता है? 4 वैलेंसी डिफरेंट, वैलेंसीज डिफरेंट, तब हम उसे ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पर चारों वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन इसकी 2 वैलेंसी सेम हो जाए, कोई भी वैलेंसी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम हो जाए तो ये क्या हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन, नेम द प्रोटीन विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, तब आपका आंसर क्या होगा? ग्लाइसिन। तो ये आपका था प्रोटीन के बारे में। अब प्रोटीन के टाइप्स भी होते हैं। प्रोटीन के टाइप्स में 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। एक तो कि प्रोटीन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या फिर प्रोटीन एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। 2 तरीके से मैं इसे क्लासीफाई करूँगी। एसिडिक का मतलब क्या होगा? जिसमें एसिड हो, एसिड मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो। अब आपके पास ये प्रोटीन का क्या है? स्ट्रक्चर है। प्रोटीन में आप देख रहे हैं कि एक आपके पास बेस है, ये वाला पार्ट आपका बेस होता है, और ये क्या होता है? एसिड होता है। एसिडिक का मतलब ये कि एसिड ज़्यादा हो जाए, एसिड की COOH ग्रुप जो है विल ग्रेटर देन NH2, तब मैं इसे क्या कहूँगी? एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल देती हूँ। ये है आपके पास ऐसे, ये वाला पार्ट आपका सेम रहेगा, लेकिन R की जगह पर अगर मैंने ये लिख दिया, आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि COOH जो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नंबर ग्रेटर है NH2 से। मीन्स ये कि ये एसिडिक हो जाएगा नेचर में, क्योंकि एसिड की क्या है? ज़्यादा नंबर है। ये एसिडिक
अल्फा अमीनो एसिड का क्या है, एग्जाम्पल है। और इसका नाम क्या है, इसे हम ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। ये तो था आपके पास एसिड। बेसिक क्या हो जाएगा, जिसमें बेस ज़्यादा हो, मीन्स NH2 ग्रुप ग्रेटर हो किससे, COOH से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे ये वाला पार्ट हम फिर से सेम लिखेंगे। R की जगह पे अगर मैं ये लिख दूँ, तो इसमें आप देख रहे हैं कि NH2 का नंबर ज़्यादा है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक अल्फा एमिनो एसिड। और इसे हम नेमिंग देते हैं, इसका नाम होता है लाइसीन। ये ग्लूटामिक होता है, लाइसीन होता है। दो नाम तो आप ऐसे आपको याद हो गए होंगे प्रोटीन के। न्यूट्रल में क्या होता है, एसिडिक जिसमें एसिड ज़्यादा है, बेसिक जिसमें बेस ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बेस, तब हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। कैसे, आपको ये मैंने बताया था, किसके बारे में, ग्लाइसिन के बारे में बताया था। आप अगर इसे ध्यान से देखें तो ये इट इज़ द फाइन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड। जैसे आप देखें यहाँ पर NH2 एक है, COH एक है, दोनों का नंबर सेम है, कोई भी ज़्यादा कोई भी कम नहीं है। इसलिए मैं इसे न्यूट्रल एसिड भी, न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड कह सकती हूँ। तो ये तो थी टाइप्स, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के बेसिस पे, किसकी, अल्फा एमिनो एसिड की। अब वैसे ही आपके पास आता है, एक होता है एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड और एक होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल क्या, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, और नॉन एसेंशियल जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड, दे आर द एमिनो एसिड्स which are required by our body but are not synthesized by our body। मतलब हमें इसकी ज़रूरत होती है लेकिन ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, नॉट सिंथेसाइज बाय बॉडी। वहीं पर नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी but they are synthesized by our body। ये तो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज भी होते हैं लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, एसेंशियल सिंथेसाइज नहीं होते हैं। सो दे हैव टू बी ऑब्टेन थ्रू डाइट। तो ये हमें डाइट के थ्रू ऑब्टेन करना ज़रूरी होता है बिकॉज ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। अल्फा अमीनो एसिड्स की कुल जो नंबर होता है वो होता है 20, देयर अमाउंट इज 20, जिसमें से 10 तो एसेंशियल होते हैं और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स।